राजीव, क्या माने, इस बार 2024 की लड़ाई बेहद रोमांचक होगी, गठबंधन वर्सेस गठबंधन। जनता कैसे ले रही है इस लड़ाई को? जो हम देख रहे हैं, दोनों ही पक्ष अपना अपना कुंबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई बचाने में लगा है, कोई पार्टी बचा रहा है, कोई सिंबल बचा रहा है। किस तरह से जनता देख रही है इन तमाम चीजों को? देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में गंगा में पानी बहुत बह चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 10 साल हो चुके हैं और अब वो बात जो पहले कार्यकाल के बाद कही जाती थी कि कम से कम प्रधानमंत्री को एक मौका और देना चाहिए। दूसरी बात, जो 3 राज्यों में एनडीए ने 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें महाराष्ट्र भी है। यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद आता है कि 48 सीटों में 41 सीटें 2019 में एनडीए ने जीती थी। बिहार में 39 सीटें जीती थी, 26 में 25 कर्नाटक में उनके पास सांसद इस वक्त है। तो आप समझिए 90% से ज़्यादा सीटें इन राज्यों में मिली थी। और इन राज्यों में विपक्षी एकता या सियासी घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना 2024 में तय है। मैं हमेशा कहता हूँ वो 1 सीट का हो, 2 का हो, 5 का हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान होना तय है। देखिए, शरद पवार ने अपने करीबी नेताओं से ये बात कही है बैठक में कि अब ये कितने विधायक इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कौन मंत्री बनता नहीं बनता, अब ये ज़्यादा मैटर करता नहीं। उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जल्द भी हो सकते हैं और अब चुनाव में जाने का वक्त है, क्योंकि अब मुश्किल से 12 महीने लोकसभा चुनाव में कम बचे हैं। इसीलिए उन्होंने जितने उनके बागी नेता हैं उनके क्षेत्र में जैसा विनोद ने बताया वहाँ पर जाने का फैसला किया। विदर्भ जो कि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का सबसे कमज़ोर इलाका माना जाता है, वहाँ से उद्धव ठाकरे अपनी शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ के जितने विधायक शिवसेना के थे वो सब शिंदे गुट में चले गए। तो एक तरफ से मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पर महाराष्ट्र में रहकर कि महाराष्ट्र के नेताओं ने, खास करके विपक्षी नेताओं ने, अब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब 2024 के चुनाव के लिए वो लग गए हैं। ये जोड़ तोड़ जो हो रही है इसमें तो बहुत सियासी दांव पेच अभी होने हैं। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ठसक के साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पहले हमला किया करती थी, महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने उसके उस तीर को कुछ कुंद जरूर कर दिया है। आप देखिए, अप्रैल में अजीत पवार के खिलाफ जो कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप ईडी जांच कर रही थी, उनकी प्रॉपर्टी जिसमें अटैच की गई थी, जब चार्जशीट दाखिल की तो अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम उस चार्जशीट से ईडी ने निकाल दिया। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं और ये अंदाज़ा शरद पवार को लग गया था। और बाद में अगर आप जेल जाने की बात करते हैं, छगन भुजबल जेल जा कर के आए हुए हैं और अजीत पवार पे आरोप, या ये अभी हसन मुशर्रफ जो दूसरे मंत्री ने शपथ ली, तो शपथ के 3 ही दिन पहले वहाँ रेड पड़ी थी उनकी तमाम उस पर। तो ये जो मैसेज है वो ये मैसेज जाता है कि भ्रष्टाचार और या जेल जाने वाले लोग अगर आपकी तरफ आ जाएं तब तो वो भ्रष्ट नहीं है, जो उधर है उधर है वही भ्रष्ट है। दूसरी बात, परिवारवाद का जहाँ तक आरोप लगता है, तो ये सारी परिवारवादी, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो भारत की ज़्यादातर पार्टियां परिवारवादी हैं। एक परिवार का ही दबदबा है और उसी से निकली हुई सारी पार्टियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही हमारे लोकतंत्र का मामला भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी आप कह सकते हैं नई नई पार्टी है। तो ये बहुत ज़्यादा ये आरोप चलेंगे नहीं चलेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कि 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मामला जो है 2024 में उतना मजबूत मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है राजीव। मनोज यादव, उतना मजबूत 2019 वाली स्थिति नहीं है भाई 2024 में बीजेपी की। जी देखिए पूजा जी, जिस तरह से आपके राजनीतिक विश्लेषक जी ने जिस तरह से बताया, राजीव जी ने, और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, कर्नाटक में जब जेडीएस और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़े तो क्या असर हुआ? और पिछली बार 2019 के अंदर इनसे पूछ लीजिएगा जरा, आईएनसी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी साथ मिलकर के लड़े थे तो क्या हश्र हुआ था। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर लड़ी थी तो क्या हश्र हुआ। यहां पर आप उत्तर प्रदेश में देखिए, सपा और बसपा साथ मिलकर लड़े थे, बुआ बबुआ, तो क्या हश्र हुआ, 5-5 सीटें आई। और किस तरह से आरजेडी को तो सीटें नहीं मिली बिहार के अंदर। अगर बात करें हम लोग तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी ये लोग मिलकर के लड़े थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
पूजा जी, नई बात नहीं है कि ये विपक्षी एकता पहले भी थी, आज दिख रही है। ये 2019 में भी इसी तरह से इन्होंने कोलकाता में इकट्ठे हुए थे। लेकिन विषय यह है कि साख किसकी मजबूत है। साख अगर मजबूत है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत है। अगर विकास पुरुष के रूप में उनकी साख है तो नरेंद्र मोदी जी की साख है। अगर संविधान को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत के गर्व को अगर बढ़ाने वाले हैं, अगर भारत का नाम रोशन करने वाले हैं, भारत को गौरवान्वित करने वाले